हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 7 फरवरी 2025 को जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लो, ताकि किसी भी प्रकार का अगर इस चैनल पे वीडियो डाला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब देखिए 7 फरवरी को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर आया था वो किस लेवल का आया था, उससे संबंधित सारी अप्रोच, सारी ट्रिक इसी हम एक ही वीडियो के अंदर सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अब देखिए पेपर किस लेवल का आया था और उसके क्वेश्चन किस टाइप के थे, उनसे रूबरू होते हैं। तो आपके पहला सवाल आया था कि यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर कितनी छूट देने के बाद, 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है वो 2,886 रुपए हो जाता है। यानी ये 26% छूट देने के बाद में तो आपको क्या बताना है, छूट की राशि बतानी। सबसे पहले अंकित रुपए उस पर माना कि 100 रुपए थे, अब 26 की छूट दे दी थी, यानी 26 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में गया, बेचा आपके 74 में गया। अब सवाल वाला बोल रहा है कि 2,886 में बेचा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 74 में बेचा, तो बेचा बटा बेचा क्या बना दिया, जोड़ा। अब देखो, अब हमें याद क्या करनी है, छूट। ये छूट हमने कितनी मानी है, 26, तो 26 से गुणा कर दो। अब यहां से देखो कट रहे हैं दो के पाड़े से, ये आपके 13 बार कट जाएगा और ये आपके 37 बार कट जाएगा। अब क्या करोगे, 2886 में आप किसका भाग दोगे, 2886 में आप 37 का भाग दोगे। तो 37 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाने की संभावना है, भाग जाने की आपकी संभावना है, देखो कितनी बार जाने की संभावना है आपके, 3 3 6 7 बार संभावना है, शायद तक देखते हैं। यानी 7 7 49 हासिल की, 4 7 4 7 3 21, 4 कितने हो गए, 24। यहां से कितने मिल गए, यहां से आपको मिल गए 9 और 3, फिर 6। अब भाग कितनी बार जाने की संभावना, अब 8 बार जाने की संभावना, क्योंकि 8 7 56 होता है और फिर अंशल की 5, 8 3 24, 24 और 5 कितने होते हैं, 24 और 5 29 होते हैं। यहाँ पे एक गड़बड़ की है हमने, क्या गड़बड़ की है कि यहाँ 29 ही आएगा, 39 नहीं आके 29 ही आएगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 78 बार। अब क्या करो, 78 को आप गुणा किससे करो, 13 को, 13 को लिख दो 10 + 3, पहले 10 से गुणा करो यानी 780, फिर इसको कर दो 3 से, तो 8 3 24 हासिल की 2, 7 3 21, 2 23, ये जोड़ लो तो ये कितने हो जाएंगे, 900 और 1014, कितने हो जाएंगे, 1014, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज तो आपको 40 रुपए दे रखा है और चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 44 रुपया, तो आपको मूलधन बताना। आपको क्या याद करना है, मूलधन। अब देखो मूलधन याद करने के लिए आपके पास सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा पर साल का बराबर होता है, यानी 2 साल में 40 रुपए, इसका मतलब पहले साल भी 20 रुपए और दूसरे साल भी 20 रुपए। सीआई है, वो पहले साल तो एसआई के बराबर ही होता है, पहले साल तो 20 रुपए ही है, लेकिन दूसरे साल से चेंजमेंट आ जाता है। अब चेंजमेंट कितने का है, 44 है, इसका मतलब ये 4 रुपए एक्स्ट्रा हुआ है, इसका मतलब दूसरे साल में ब्याज कितना लगा है, 24 रुपए। अब 24 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज क्यों लगा है, 4 रुपए, ये 4 रुपए ब्याज लगा है 20 रुपए पर। क्यों, क्योंकि 20 रुपए पे 4 रुपए इसलिए लगा है कि भाई 20 रुपए आपके ब्याज बना था और ब्याज पे ब्याज लगना ही चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। इसका मतलब 4 का ब्याज किस पर, 20 पर, गुणा 100, तो यहां से आपको रेट मिल जाएगी। तो ये कितनी बार, 5 बार, और 5 चौक 20%, तो रेट कितनी आ गई, 20%। अब हमें याद क्या करना है, मूलधन। और मूलधन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से ले लो, साधारण ब्याज 20 इंटू 100 बटा दर इंटू समय, दर कितनी है 20 और समय कितना है, समय आपने 20 लिया है तो इसका मतलब 1 साल है, अगर 40 लेते तो 2 साल होता। अब देखो आपको तो यहां से आंसर निकालना है, तो देखो 20 से 20 कट गया और आंसर क्या आ गया, 100 रुपए। क्या आ गया, 100 रुपए, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा था, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल है कि 2 कंटेनरों को क्रम से 765 लीटर और 833 लीटर तरल के, 2 कंटेनर है जो 765 का है, एक 833 लीटर का है। दोनों कंटेनरों के तरल को माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता बतानी। सबसे पहले अधिकतम कौन से माप वाला इनको माप सकता है, ऐसा आपको यहां से माप निकालना है।
अब देखो यहां से आप क्या करोगे, कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल होने की संभावना है। तो देखिए 21 है, 21 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इनमें भी 3 का भाग जाना चाहिए। अगर इनमें 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 21 का भाग जाने की भी संभावना बनती है। वो बाद में ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम किसका 3 का भाग देके ट्राई करते हैं। तो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, उनके अंकों को जोड़ो, अगर उनमें 3 का भाग जा रहा है तो उसमें 3 का भाग जाएगा। तो 6 5 11, 11 7 18, इसमें तो जा रहा है, इसमें ट्राई करते। 8 3 11, 11 में 3 जोड़ने पे 14 होता है, 14 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों ही कैंसिल हो गए। अब देंगे अब अगले नंबर का, यानी 765 में आप भाग किसका दोगे, अब भाग दोगे 17 का। तो 17 चौकी 68, और यहां से आपको मिल गए कितने, यहां से आपको मिल गए 6 2 8, और यहां से 5, यानी 17 5 85, पूरा पूरा 17 बार 17 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें ट्राई कर लेते हैं। 833 में भी हम 17 का भाग देते हैं। तो 17 चौकी 68, और 13 2 15, और 17 हमारी 153, देखो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या आएगा आंसर, 17 लीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन ही आएगा। अब चलते हैं चौथे सवाल में। एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारी है, कितने कर्मचारी, 96। 96 कर्मचारियों की औसत आयु है वो कितनी है, 32 वर्ष। कितनी है, 32 वर्ष। पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है, तथा महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले मेल कितने हैं, और यहां से फीमेल, यहां से फीमेल, यहां से मेल कितने हैं, यहां से फीमेल कितनी है। अब मेल और फीमेल, तो सबसे पहले इनकी एवरेज आयु दे रखी है, यानी मेल तो आपके 32 साल के, और सॉरी मेल कितने का है, 41, और फीमेल 25, और इन दोनों का मिक्स एवरेज कितना है, 32 साल। यहां से आप तिरछे घटाओगे, यानी 32 और 41 के बीच का डिफरेंस कितने का, 7 और 1 8 का, सॉरी 8 और 1 9 का, और यहां से 7 का। तो रेशियो क्या आ गया, 7:9 का, 7:9 का रेशियो आ गया। इसका मतलब यहां से जब आप निकालोगे, तो इनका भाई सवाल वाला तो बोल रहा है टोटल कर्मचारी है 96, लेकिन हम बोल रहे हैं कर्मचारी कितने हैं, 9 और 7 कितने हैं, 16। तो यहां से 16 का भाग देंगे, और 16 का भाग देंगे, और अब हमें क्या याद करना, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या हमने कितनी मानी है, 9, तो 9 से गुणा कर दो। तो 16 पानी 80, 16 छक्के 96, और 9 छक्की 54। यहां से महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 54, जो आपके कौन से ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में। और ये जो सारा ही हमने मेथड अपनाया है, इसका नाम है एलिगेशन। और एलिगेशन का अगर आपको टॉपिक पूरा पढ़ना है, तो इस चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। भाई एलिगेशन कैसे सोल्व किया जाता है, तो आपको अगर एलिगेशन से संबंधित अगर आपको शिकायत है, तो आप पीएल इंस्टीट्यूट बाई, या पीएल सर आप कुछ भी कर सकते हो, या पीएल सर बाई एलिगेशन, या पीएल इंस्टीट्यूट बाई एलिगेशन, अगर आप कुछ भी लिख के सर्च करोगे तो मेरा वीडियो सामने आ जाएगा, या फिर चैनल पे जाके आप अगर विजिट करोगे तो भी आपको ये चीज मिल जाएगी। अब आपके सामने पांचवा सवाल है कि 36 63 372 और 126 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। अब 36 63 372 और 126 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, 36 में 2 का भाग 18 बार, 63 में भाग 2 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 63 के 63, और 372 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 18 दूने 36 और 6 दूनी 12, 186 बार, और यहां से आएंगे 63। अब फिर भी देखो 2 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा 9 बार, 63 में नहीं जा रहा, 63 के 63, और यहां से आ जाएंगे 93, और 63 के 63। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 3 का। तो 9 में 3 का भाग 3 बार, 63 में 21 बार, और 93 में 31 बार, और 63 में 21 बार। अब भी जाएगा किसका, 3 का। तो यहां से 1 आ गया, यहां से आपके 7 आ गया, और यहां से आपके 31 आ गया, और यहां से क्या आ गया, यहां से आपके 7 आ गया। अब भाग जाएगा 7 का, 1 1 31 और 1, अब जाएगा 31 का, और सारों में 1 1 आ गया। इसका मतलब अब देखो, अब आप यहां से आंसर इकाई स्थान निकालने की संभावना से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इकाई स्थान सबके अलग अलग है। तो 7 एकम 7, 7 21, यानी 1, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12, यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 2। इसका मतलब यहां से हमने आंसर निकाल लिया ए नंबर ऑप्शन। क्योंकि अगर इस टाइप का अगर आपको ऑप्शन अलग नजर आ रहे हैं, इकाई के स्थान पे नंबर अगर यूनिक आ रहा है, अलग कोई नंबर एक जैसा
दूसरे ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो इसमें आप हमेशा ट्राई कर लिया करो, ताकि यहां से ही आपको आंसर मिल जाए। पूरा कैलकुलेशन करोगे तो लंबा हो जाएगा। अब देखिए छठा सवाल है कि एक्स और वाई का मध्य अनुपाती आपको जेड दे रखा है। एक्स स्कोर जेड और वाई स्कोर जेड का आपको मध्य अनुपाती याद करना है। यहां से आपके मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी या ए इंटू सी, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आपको मध्य बीच वाली वैल्यू यानी बी की वैल्यू निकालनी है, तो वैसे इसमें ए इंटू सी होता है, लेकिन हमने ए इंटू बी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो रखेंगे मान। अब देखो इसमें अगर मान रखेंगे तो मान एक्स का मान एक्स है, ए का मान एक्स है और बी का मान वाई है, बराबर इसका मध्य अनुपाती आपको जेड दे रखा है। अगर यहां से आप रूट हटाओगे यानी x इंटू वाई, अगर यहां से रूट हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, जेड स्क्वायर। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसी के अनुसार x, इसका भी मध्य अनुपात याद करना है। मध्य अनुपात याद करने का वही फॉर्मूला, अंडर रूट ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, यानी x स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड। अब यहां से देखो एक तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब बाहर निकालोगे तो एक्स निकल जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, वाई, और देखो जेड का जोड़ा भी है, इसका मतलब जेड भी निकल जाएगा। अब एक्स और वाई का मान तो आपको यहां से दे रखा है, यहां से आप जेड स्कोर लिख दोगे भाई, एक्स इंटू वाई का मान तो जेड जेड स्कोर है, और ये जेड की घात एक है। अब जेड की घात दो और जेड की घात एक कितना हो गया, जेड की घात तीन, यानी जेड की घात तीन आंसर आएगा जो आपके डी नंबर ऑप्शन में। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब है आपके सामने सातवां सवाल कि यदि किसी संख्या के भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो उसकी मूल भिन्न है जो 11/45, सॉरी उसकी भिन्न है वो 11/45 हो जाती है। आपको मूल भिन्न याद करके बताना। तो माना कि पहली मूल भिन्न थी एक्स और वाई, अब इसमें क्या है 10% की वृद्धि की है तो अपने आप में ये 100% था, कितना हो गया 10% वृद्धि करते ही 110। इसमें 10% की कमी यानी 100 से कितना हो गया 90, बराबर ये भिन्न हो जाती है 11/45। अब देखो जीरो से जीरो तो आपके यहां से कट जाएगा और 11 से 11 एक बार कटेगा और इस 9 से ये कट जाएगा 5 बार। यहां से आपको x बटे वाई बराबर क्या आ जाएगा 1/5, यानी मूल भिन्न क्या थी 1/5 जो आपके बी नंबर ऑप्शन में, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार आठवां सवाल है कि किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो 360 रुपए। आपको मूलधन याद करना है। क्या याद करना है, मूलधन याद करना है। और मूलधन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन याद करने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज इंटू 100 दर इंटू समय। दर 2 है, समय 4 साल है। अब देखो इनसे कटते उनसे काट दो तो ये तो आपके 9 बार कट जाएगा, ये 90 और इससे काटोगे तो 45 बार, और 45 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे 4500, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार नौवां सवाल है कि 1200 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपति खरीदी गई और 1000 के लाभ पर बेची गई। प्रति दर्जन नाशपति का विक्रय मूल्य आपको बताना है। 1200 रुपए सैकड़ा, 1200 रुपए प्रति सैकड़ा का मतलब यानी 100 नाशपतियों के कितने रुपए लगे 1200। इसका मतलब आपने 400 खरीदिए तो 100 के 1200 लगे तो 400 के कितने लगे, 400 के लगे आपके 4800 रुपए। तो यहां से आपको क्रय मूल्य 4800 रुपए तो उसने खपत किए। अब ये क्या करना चाह रहा है, इस पर 1000 का लाभ कमाना चाह रहा है, तो वापिस बेचना कितने में चाह रहा है 5800 में। कितनी बेचना चाह रहा है 400, तो 5800/400। यहां से ये एक की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें कितनों की चाहिए 12 की, तो गुणा 12 से कर दो। अब 00 से 00 कैंसिल हो गया और इससे आप काट दोगे 3 बार, और यहां से जब 58 को 3 से गुणा करोगे, 50 को 3 से करोगे तो 150, और 8 को 3 से करोगे तो 24, और 50 150 और 24 कितने हो गए 174, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब आपके सामने 10वां सवाल। 10वां सवाल आया था कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 654 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। अब क्या आपके एक रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी की लंबाई तो है 496 मीटर और सामने एक सुरंग है, सुरंग की लंबाई कितनी है 664 मीटर। अब जब जो ही वो ट्रेन उसके अंदर घुसेगी तो सामने सुरंग आ जाएगी और ट्रेन आ जाएगी। अब उसको टाइम लगेगा तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, सुरंग की दूरी प्लस ट्रेन की दूरी, दोनों की दूरी हम जोड़ेंगे
तो पूरी लंबाई होगी। तो इसमें अगर इन दोनों का योग करेंगे तो अगर मैंने 4 इसको दे दिए थे 500 के 500 और 600 1160, तो पूरी दूरी कितनी हो गई 1160। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, इसका मतलब 18 का देंगे भाग। अब 18 का भाग देंगे तो लेकिन ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटा, हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5/18, 18 तीसरा बटा है, तीसरा बटा कहां चला जाएगा ऊपर। अब यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो देखो 18 से तो 18 कट गए, और 1160 में आप 5 का भाग दोगे। तो सबसे पहले क्या करो, इसको करो दुगुना, इसको क्या कर दो 116 को दुगुना कर दो, यानी कितने आ गए 232। तो 232 ही इसका आंसर आएगा, जीरो को छोड़ दो और बाकी नंबर को दुगुना कर दो, तो 232 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब आपके सामने आपके 11वां सवाल पेश कि उस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या आपको 7 सेमी दे रखी हो और ऊंचाई आपको 9.5 सेमी दे रखी हो। पाई का मान है वो 22/7 का उपयोग करना है, और 22/7 का उपयोग करके इसका आपको क्या निकालना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h। तो 2 के 2, पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7 सेमी, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपके 9.5 सेमी। 9.5 सेमी को हम लिख सकते हैं 19/2। अब 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, और 22 को 19 से गुणा करोगे तो देखो 19 दूने 38, हासिल की 3, 19 दूने 38 और 3 कितने होते हैं 38 और 3 41। यहां से आपको 418 मिल गया, यानी इसका ऑप्शन क्या कौन सा हो गया, डी नंबर राइट हो गया। इसी प्रकार 12वां सवाल है कि 9 और 49 का आपको क्या याद करना, मध्यानुपाती। वापस मध्यानुपाती आ गया, और मध्यानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, √a/c। अब a कितना 9, तो यहां से 9 इंटू, यहां से आप क्या आ गया, यहां से आप लिखोगे 9 गुणा 49। यहां से 9 को जब बाहर निकालोगे तो बाहर आएगा 3, और 49 से बाहर निकालोगे 7, और 7 × 21, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार 13वां सवाल है। 13वें सवाल के अंदर देखो माइनस के तो 9, फिर देखो माइनस के 60 में माइनस के 15 का भाग दोगे तो यहां से आपको 4 मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी ये भी 4 भी माइनस के, फिर 6 दूनी 12, ये भी किसके होंगे माइनस के, तो सारों को जोड़ दो माइनस वालों। तो 12 4 कितने हो गए 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, वो भी किसके माइनस के। इसमें प्लस के 25 नहीं है। अगर आपको एग्जामिनर ऑप्शन में भी कंफ्यूज कर सकता है, एक ऑप्शन आपको प्लस का 25 दे दे और एक ऑप्शन आपको माइनस का 25 दे दे, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्लियरली जो आपका आंसर आ रहा है उसको टिक करके ही आगे बढ़ना। अब है आपके सामने 14वां सवाल कि केतन के दो पोते, केतन के दो पोते कौन कौन, मेष और डेविड है। 15 वर्षीय मेष को केतन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय डेविड को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन मेष और डेविड को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो अभी 15 साल का है, एक अभी 16 साल का है। इसका मतलब 15 साल वाले की तो बैंक में राशि कितने साल रहेगी 7 साल, 16 साल वाले के 6 साल बैंक में रहेगी। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। जब वो 22 वर्ष के होते हैं तो उन्हें राशि वो क्या मिलती है, बराबर। अब देखो एक की राशि 6 साल रहेगी, एक की राशि 7 साल रहेगी, लेकिन उनको राशि बराबर मिलेगी। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, जिसकी राशि बैंक में कम टाइम रहेगी उसका ब्याज है वो कम मिलेगा, और ज्यादा टाइम रहेगी उसे ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो मेष वो केतन क्या करेगा, वो उल्टा करेगा, जिसकी राशि कम टाइम रहेगी उसे रुपए ज्यादा देगा, और जिसकी राशि ज्यादा टाइम रहेगी उसे रुपए कम देगा। यदि केतन के पास 25,200 रुपए, तो केतन ने डेविड को शुरुआत में कितनी धनराशि दी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखो केतन ने सबसे पहले यहां से मेष को कितनी दी, मेष है आपके 15 साल का, इसका मतलब मेष की राशि 7 साल रहेगी। अब 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी एक को 10 रुपए मिलेगा और एक को 11 मिलेगा। तो अब देखो 15 साल वाले को तो 7 साल मिलेगी, इसका मतलब इसको तो मिलेगा 10 रुपए, और 6 साल जिसकी राशि रहेगी उसको मिलेगा 11 रुपए। अब आपको याद करना है, नहीं अब देखो सवाल वाला बोल रहा है उसके पास 25,200 रुपए थे,
लेकिन हम क्या बोल रहे, एक को 10 रुपए मिले, एक को 11 रुपए मिले, हम बोल रहे 21 रुपए मिले। तो देखो मिले बटा मिले का हमने बना दिया जोड़ा। अब क्या करना, अब डेविड ने, केतन ने डेविड को कितनी राशि दी, तो डेविड को हमने कितनी मानी 11, 11 से गुणा कर दो। अब करते उनसे काट दो, तो देखो 21 एकम 21, 21 एकम 21, 4, 21 दूने 42 यानी 1200 बार। और 1200 को आप गुणा करोगे 11 से, अगर 1200 को 10 से गुणा करोगे तो 12,000, 12,000, 1200, 13,200, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी नंबर। अब है आपके सामने 15वां सवाल कि आशीष, किरण और मेष का औसत भार है वो 46 किलो है। यदि आशीष और किरण का औसत भार है वो आपके 40 किलो है, किरण और मेष का औसत भार है वो 43 किलो है, तो किरण का भार केजी में याद कीजिए। यहां से आपके आशीष प्लस किरण प्लस मेष, तीनों की औसत भार 46 किलो है। अब 46 किलो है तो 46 को आप क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। तो 46 को 3 से गुणा करोगे, 46 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 45 को 3 से करोगे तो 135, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, यानी 135 और 3 कितने हो गए, 138। तो यहां से अशोक, किरण और मेष तीनों का वजन आ गया। अब आगे हमें किसका दे रखा, आशीष और किरण का वजन दे रखा, यानी आशीष प्लस किरण, एक का औसत वेट कितना है 40 किलो, तो 40 गुणा 2, तो दोनों का कितना हो गया 80 किलो। इसी प्रकार किरण और मेष, किरण प्लस मेष, एक का वजन है 43 किलो, तो दोनों का कितना हो गया, तो 43 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 86 किलो। अब यहां से आपको क्या करना है, किरण का वजन निकालना है, भाई किरण कितने किलो की। तो अगर आपको किरण का वजन निकालना है तो सबसे पहले या तो आप आशीष का वजन निकाल लो या आप मेष का वजन निकाल लो, दोनों में से एक का वजन निकाल लो। तो हम निकालते हैं किसका, हम निकालते हैं मेष का। किसका निकालते हैं, अगर इस मेष का वजन निकालोगे तो ये तीनों का वजन है, अगर मैं आशीष और किरण का वजन इस पूरे वजन में से कम कर दूं तो मेरे को मेष का वजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो यहां से अगर 80 कम किया तो यहां से कितना मिल गया मेष का वजन, यहां से मेष का वजन मिल गया 58 किलो। कितने किलो, 58 किलो। तो मेष है आपके 58 किलो का, अगर मेष 58 किलो का है, आपको किरण का वजन याद करना है, दोनों का वजन आपको दे रखा है 86 किलो, और आप 86 में से 58 घटा लो तो आपको किसका मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा किरण का वजन। यहां से आपको किरण का वजन अब घटाओगे तो कितने होंगे, या आपके 26 2 28, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अब है आपके सामने 16वां सवाल कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए। 21 में 7 का भाग दोगे तो भाग 3 बार जाएगा, गुणा 63 में 9 का भाग दोगे तो भाग 7 बार जाएगा, लेकिन 14 में 2 का भाग दोगे तो भी भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। और देखो 4 में से 2 गया तो पीछे कितना बचा, 2। अब 7 दूनी 14, 14 और 14 को 7 से गुणा, 14 और प्लस 7 कितने होते हैं 21। अब 21 को 3 से गुणा करोगे तो कितने मिलेंगे, 21 दिए 63, कितने मिलेंगे 63। अब है आपके सामने 17वां सवाल कि 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। अगर वो 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचे। अब 20,240 में जब ये बेचता है तो इसे 8% की हानि होती है। 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, 2/25। और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/25। यहां से 25 में 2 की कमी, 25 में 2 की कमी, भाई आनी पे बेचिए, इसका मतलब 23 में बेचिए, 25 की वस्तु 23 में बेचिए, तो ये वैल्यू 23 के बराबर है, बटे 23। अब हमें क्या याद करना, देखो यहां से क्रय मूल्य 25 आ रहा है, यहां से भी क्रय मूल्य तो 25 ही आ रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य समान है, तो इसका मतलब 3 का लाभ। तो हम 25 से बढ़ा के 3 पे बेचेंगे, 28 में बेचेंगे, तो 28 से गुणा, यानी उसको वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। अब जहां से देखो 23 का भाग देंगे तो आपके कितना आएगा, 23 90, 207 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपका भाग जाएगा कितनी बार, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। और 8, 23 आटे कितने होते हैं, 23 आटे 184, 184 में 16 और 2 18, यहां से 18 बच गए और 4 उतार दिया, फिर भी भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, और आगे जीरो। 880, 880 को आप गुणा किससे कर दोगे,
भाई इसको अगर इससे काटोगे तो 880 मिलेगा, 880 को आप गुणा 28 से करोगे तो देखो 0, 28 चौकू 28 दूने 56, 56 112, 224, यहां से आपके लास्ट में आएगा 40, 224 का मतलब हासिल का 22। अब फिर 224 में 22 जोड़ोगे तो 24 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 में जब 22 जोड़ोगे भाई तो आप क्या आएगा, 24 में 22 जोड़ने पर 46, यानी 246, यानी 24,640। 24,640 किस ऑप्शन में आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब आपके सामने आ गया 18वां सवाल कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% तक की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 44% की वृद्धि हो। अब पेट्रोल का भाव 100 रुपए लीटर है, माना कितना है, 100 रुपए लीटर है, पेट्रोल के भाव में वृद्धि हो गई कितने परसेंट की, 60% की, यानी 60 रुपए बढ़ गए, यानी कितने हो गए, 160 रुपए लीटर, कितने हो गया, 160 रुपए लीटर। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाला व्यय केवल 44% ही बढ़े। अब वो क्या बोल रहा है, बाइक चलाने वाला, भाई 100 रुपए में खपत करता था, पहले खर्च करता था, अब 160 रुपए हो गए, लेकिन मैं तो ज्यादा से ज्यादा 144 रुपए खर्च कर सकता हूं। यहां से अब वो 144 खर्च करता है तो उसे क्या है, खपत करनी पड़ेगी, यानी बाइक कम चलानी पड़ेगी। अब कम कितनी चलाएगा, तो यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 16 का, 16 का डिफरेंस 160 पे गुणा 100। अब देखो 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, यहां से आपके कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10% की, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब आपके सामने है 19वां सवाल कि विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती, एक दूसरे को कितने में पार करती है, 25 सेकंड में, और दोनों ही आमने सामने से आ रही। यदि दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई है वो 250 मीटर है, यानी दोनों की लंबाई कितनी होगी, 500 मीटर, उनमें से एक की चाल तो आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, दूसरे की चाल बतानी, और चाल भी किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ोगे, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी आ गई, 250, 250 कितने हो गए, 500। अब 500 में आप भाग कितने टाइम में वो पार करती है, 25 सेकंड में, तो यहां से आपको दोनों की चाल मिल जाएगी आपको। तो जब आप इसमें 25 का भाग दोगे आप तो भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो यहां से 20 मीटर पर सेकंड दोनों की चाल आ गई, यानी दोनों विपरीत दिशा से आ रही, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ेगी, इसका मतलब दोनों की 20। अब यहां से आपको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है 20 को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आप गुणा करोगे 18/5 से, और 5 से इसको काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, 18 चौकी 72, तो दोनों की स्पीड कितनी आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिनमें से एक की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड बतानी है, 45 से आप घटा दोगे तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 45 में कितना मिलेगा, 25, 25 और 2 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब आपके सामने है 20वां सवाल। 20वां सवाल क्या कह रहा है, ए द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की दुगुनी है, सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा समाप्त कार्य को समाप्त करने वाले दिनों की संख्या की आधी है। ए कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी पहले दिन कार्य करता है, ए दूसरे दिन कार्य करता है, और तीसरे दिन काम कौन करता है, सी, तो फिर चौथे दिन बी करेगा, फिर 5वें दिन ए, छठे दिन सी, इसी तरह आगे भी कार्य जारी रहेगा। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा यह आपको बताना। तो सबसे पहले आप क्या यहां से कार्य निकालोगे, ए, बी और सी, यहां से आप टाइम है, टाइम आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम। अब देखो बी को कितना टाइम लगता है, ए को बी का दुगुना, ए को बी के दुगुने, जितने बी को दिन लगते हैं उससे ए को दुगुने, और सी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगने वाली 20 से आधी, 20 से आधी, इसका मतलब इसको 1 लगेगा तो इसको 2 लगेगा, और इसको लगेगा इसका दुगुना यानी 4। अब यहां से जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे तो यहां से आप एफिशिएंसी निकालोगे, क्या निकालोगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है तो एफिशिएंसी आप किस हिसाब से निकाल सकते हो, अगर आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी और सी को गुणा कर दो, ए को छुपा दो, तो 2 एकम 2, फिर क्या करो,
फिर आप अगर बी की निकालनी है, बी को छुपा तो ए और सी को गुणा कर लो, तो 4 एकम 4। अगर सी की निकालनी है तो ए और बी को गुणा कर दो, 4 दूनी 8। अब यहां से ये कट जाएंगे, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से आपके 4, 2 के पाड़े से, तो 1:2:4। अब देखो ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ये आपके 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क आपके हो गया, यहां से आपके टोटल वर्क हो गया कितना, 12, क्योंकि 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक की एफिशिएंसी, तो टोटल काम कितना हो गया, 12। अब 12 काम करवाना तीनों से, तो पहले दिन तो कौन आएगा, बी, बी 2 यूनिट काम करेगा, फिर आएगा ए, 1 यूनिट काम करेगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, सी। तो 3 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा बताओ भाई, 3 डेज में काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 दूनी 6 और 1 7, यानी 7 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी काम कितना है, शेष 5 यूनिट। अब चौथे दिन कौन आएगा, चौथे दिन वापस आएगा बी, और बी क्या करेगा, यानी 4 दिन में 2 यूनिट काम करेगा बी एक दिन में, तो 7 और 2 कितने यूनिट हो गया, 9। फिर कौन आएगा, फिर आएगा ए, यानी 5वें दिन ए काम करेगा, ए तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, इसका मतलब काम कितना कंप्लीट हुआ, 10। अब भी काम कितना शेष रह गया, 2। और बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, अब सी आएगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट, और काम कितना है, 2। तो 2 में 4 का भाग दोगे तो 1/2 है, यानी आधा दिन उसे लगेगा। तो 5 दिन यहां से कंप्लीट लगे, आधा दिन यहां से लगाए, नहीं उसे 5.5 दिन लगे। उसे काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 5.5 दिन। तो अब ये इसी के साथ आज का पेपर एंड हुआ। अगर आपको आज का पेपर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके मन के अंदर डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। चलिए, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।